नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। देश के देश लॉकडाउन है और एक तरह की आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। देश का रियल एस्टेट मार्केट जो पहले से मंदी की मार झेल रहा था, इस बार उस पर संकट ज्यादा बड़ा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ठप हो गया है। संक्रमण की डर से रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है और इससे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं या जो मजदूर हैं, उन पर रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है। अब संकट जितना बड़ा है, उसको निपटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सरकार के प्रयास भी उतने बड़े ही हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मदद की बात की गई है। इसके साथ ही आरबीआई ने भी रेपो रेट में 0.75% की कमी की है, जिसकी वजह से होम लोन सस्ते होंगे और बाकी लोन सस्ते होंगे। रिवर्स रेपो रेट भी कम की गई है। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो सबसे बड़ी चिंता थी उन लोगों की जिन्होंने कर्ज ले रखा था, जिनकी ईएमआई जानी थी, उनको भी आरबीआई ने 3 महीने की छूट दी है कि किस तरह से 3 महीने के बाद आपके ब्याज चालू रहेगा, लेकिन किस्तों से आपको राहत मिलेगी। नहीं, 3 महीने बाद आप अपनी किस्तें दे सकते हैं। तो ये कुछ राहत दी गई है। लेकिन जनवरी से मार्च तक यानी 2020 की पहली तिमाही में रियल एस्टेट ने किस तरह से रिएक्ट किया, मजदूरों को कैसे राहत मिल रही है, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को कैसे राहत मिल रही है, इस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनका मैं परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं निरंजन हीरानंदानी, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। हमारे साथ हैं नयन शाह, जो कि क्रेडाई एमसीएचआई में महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ हैं फोन लाइन पर एनरॉक के रिसर्च हेड प्रशांत ठाकुर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निरंजन जी, आपके पास आता हूं। करीब 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को जो बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए राहत देने की बात की गई है, उसमें 31,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। तो आसान शब्दों में बताइए कि ये पैसा मजदूरों तक पहुंचेगा कैसे? क्या राज्य सरकारें सीधे मजदूरों के अकाउंट में पैसा डालेंगे या फिर आप लोगों के जरिए ये मदद दी जाएगी? आपको ख्याल होगा कि हर एक मजदूर जो हमारे पास काम करते हैं वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से रजिस्टर हो चुके हैं। लास्ट 5 साल में जितने भी हमारे पास मजदूर हैं, आज काम करते हैं या पहले काम करते थे, वो सब की रजिस्ट्रेशन नंबर ईपीएफ अथॉरिटी को दी गई है। उनके अकाउंट्स भी खोले गए हैं। लेकिन आज की तारीख में जो वर्कर्स हमारे साथ हैं या हमारे साइट पर हैं, उनका तो अकाउंट्स हमारे यही है, इसलिए उनको तो क्रेडिट इजी मिल सकता है। जो ट्रांजिटरी में होंगे या को छोड़ के गए होंगे और दूसरी जगह होंगे, तो उनको कांटेक्ट करना है कि उनके अकाउंट्स कहाँ हैं और वो अकाउंट्स ऑपरेटिव हैं कि नहीं है। तो ये एक सिलसिला हमें सॉर्ट आउट करना है। तो जो करंट एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, वहां तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है कि वो कहाँ होंगे, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और आज की तारीख में उनके हर महीने में हम उनको क्रेडिट देते हैं, इसलिए वहां पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास उनके अकाउंट्स हैं और उनको डायरेक्ट भी दे सकते हैं या हमारे द्वारा दे सकते हैं। मेरे अंदाज से उनको डायरेक्ट ही देना चाहिए, इसलिए कोई भी कहाँ भी मिसयूज नहीं हो। तो मेरे अंदाज से ये डायरेक्ट ट्रांसफर होनी चाहिए, वही एक सही तरीका होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो वो 31,000 करोड़ की बात की है, वो आज के तारीख में सरकार ने 1% लेबर सेस में कलेक्ट कर चुके हैं। हमारे से ही, हमारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से ही उन्होंने पैसे कलेक्ट कर दिए हैं। तो मेरे अंदाज से वो कोई दिक्कत नहीं है। ये लेबर के ही पैसे हैं और लेबर सेस के द्वारा कलेक्ट किए हैं। और अच्छी बात है कि उनको आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कठोर समय के समय पर उनको मिल जाएगा। जी बिल्कुल। नयन जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि सरकार तो अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन क्रेडाई एमसीएचआई ने उन मजदूरों के लिए क्या इंतजामात किए हैं या क्या कुछ कदम उठा रही हैं जो लोग रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं? आज मेरे साइट के ऊपर 115 वर्कर्स लास्ट 8 दिन से हैं। उनसे मान से चलिए कि खाली 20 लोग हैं। मैं उसकी जवाबदारी ले सकता हूं अगले 2 महीने के लिए, कि जो भी रजिस्टर्ड है, वो अभी जो नहीं है, वो मोबाइल से या बाकी सब चीजों से उनका रजिस्टर किया जाए, उनका एक बैंक अकाउंट खोला जाए, जो आजू बाजू में कोई बैंक होगी उसमें उनको डिसबर्समेंट दिया जाए। और मैं उनकी जवाबदारी लूंगा कि भाई जब भी कर्फ्यू खुलेगा, जब भी लॉकडाउन खुलेगा,
उनका प्रॉपर एक अच्छी रीत से उनका ऑडिट हो और चेकिंग हो उनका वैसे So I think this is something what we'll have to follow. This is इस तरह से कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ठीक। तो ये तो हुई रजिस्टर मजदूरों की बात, लेकिन अगर हम देखें जो मजदूर, प्रशांत जी ये सवाल मेरा आपसे होगा कि रजिस्टर मजदूरों की बात हो गई, लेकिन जो मजदूर कहीं पर रजिस्टर नहीं है लेकिन काम कर रहे थे, अब काम बंद है और उनके पास दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे अनरजिस्टर्ड मजदूरों के लिए क्या कुछ इंतजामात होने चाहिए या हो रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो बहुत लोगों के दिमाग में भी चल रहा है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कोई ट्रेस नहीं है, उनमें से हो सकता है कुछ का अकाउंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से सरकार अपने पहले चरण में तो उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेगी और मुझे लगता है वो साथ साथ अपने फुट सोल्जर्स के और रिसोर्सेज के मदद से वो भी आइडेंटिफाई करेगी। कंपनीज के पास जरूर ये डेटा होगा कि भाई उनके साइट पे कितने वर्कर्स काम करते थे, भले वो इस गवर्नमेंट के स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो, पर उनके पास उनका डेटा होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल है इन लोगों तक पैसा पहुंचाना, पर मुझे लगता है कि ये सरकार जरूर करेगी, उन तक पहुंचेगी पता लगाने के लिए। और मेरा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन ये है कि जब उन अनरजिस्टर्ड लोगों को पता चलेगा कि इस फंड के तहत सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि ये स्प्रेड ऑफ माउथ जरूर होगा, तो ये लोग खुद से आगे आएंगे अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करेंगे। और सरकार का रवैया इस समय बहुत साफ है कि उनको बॉटम ऑफ द पिरामिड को सबसे पहले मदद पहुंचाना है। तो ये सरकार भी बहुत प्रोएक्टिवली इस चीज को देख रही है और मेरे ख्याल से एक बार ये स्प्रेड ऑफ माउथ उन्हीं मजदूर तबकों में होगा जो रजिस्टर्ड है, वो जाकर बताएंगे देखो हमें बेनिफिट मिला, तुम रजिस्टर्ड नहीं है तो तुम एक बार जाकर देखो, डीसी ऑफिस में जाओ, लेबर ऑफिस में जाओ। मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है, पर ये मुझे लगता है पटरी पे आ जाएगा। ठीक बात है। तो निरंजन जी आपका क्या कहना होगा इस पर? मेरे अंदाज से उन्होंने जो स्कीम बताई है और सब जो जितने भी लोगों को है मनरेगा के अंदर है और दूसरे जो स्कीम्स उन्होंने दिए हैं कि वो चावल या व्हीट वो बांटेंगे 5 किलो हर महीने देने वाले हैं, वो सब जो भी वो राशन लेते हैं वहां उनको खाना तो मिल ही जाएगा। और उन्होंने बताया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी वो पहुंचाने वाले हैं, उनका भी स्कीम है, उनका डायरेक्ट मनी ट्रांसफर सरकार करना चाहती है। तो यहाँ 2 स्कीम जो है वो अलग अलग स्कीम उन्होंने बताया है, एक है माइग्रेंट वर्कर्स की स्कीम बताया है और जो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड की जो रजिस्टर्ड है वहां उन्होंने स्कीम बताया है। तो वो दूसरी जो स्कीम है वो कैसे बांटेंगे मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन शायद वो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर है या क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। निरंजन जी इसी पर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि जैसे कि एमसीएचआई मदद कर रही है मजदूरों की, लेबर्स की, कर्मचारियों की, सरकार मदद कर रही है, उस तरह से आपकी संस्था नरेटको वो मजदूरों के लिए क्या कुछ कर रही है? हमारे खुद के जो कंस्ट्रक्शन साइट पर है लगभग 4000 वर्कर है, हम देख रहे हैं कि उनको सब सहूलतें मिले, खाना मिले, राशन उनको भर के दे रहे हैं, 15 दिन का राशन उनके घर में हमने पहुंचाई दिया है और हमारे साइट को साफ रखते हैं, वहां हम डिसइंफेक्टेंट देते हैं, स्टरलाइजेशन हम करते हैं और वो लेबर कैंप को हम क्लीन रखते हैं और जहां भी हो सके कि वो राशन उनके दरवाजे तक हम लेके जा रहे हैं कि वहीं उनको मिल जाए, तो उनको लंबे जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो ये सब नरेटको की सब जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने कमिटमेंट दी है सरकार को कि ज्यादा से ज्यादा हम मदद करेंगे और वो हम अपेक्षा रखते हैं कि जो साइट पर हैं वो लगभग 8-10 दिन के बाद वो काम पर लग जाए। प्रशांत जी, कोरोना वायरस ने दुनिया भर के बाजारों को अपनी चपेट ले लिया है। भारतीय रियल्टी सेक्टर में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, पहले से भी बुरे थे और कोरोना ने उसे और तोड़ दिया है। ऐसे में बिक्री, नए लॉन्च और जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उस पे आपकी 2020 में अगर हम देखें पहले तिमाही के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोरोना वायरस के आने से पहले भी इंडियन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर काफी मुश्किल के दौर से गुजर रही थी
और ऊपर से ये कोरोना वायरस ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। खास करके अगर आप ये देखिए साल के शुरुआत के 3 महीने जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर नॉर्मली हर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कंपनी के लिए एक अच्छा तिमाही होता था, सेल्स इसमें सबसे ज्यादा होती थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिपोर्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो 42% डिक्लाइन कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर हुआ है जी, बोथ दोनों लॉन्चेस में भी और सेल्स में भी। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कि जैसे मैंने आपको बताया था कि डेवलपर्स पहले ही लॉन्चेस काफी कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि एक तो फंड की शॉर्टेज थी और दूसरा उन्होंने फोकस कर रखा था कि कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके रेरा के टाइमलाइन को मीट किया जाए। लेकिन ये स्लो डाउन और कोरोना वायरस दोनों की चपेट में आने की वजह से बिल्कुल वॉश आउट रहा है, मार्च बिल्कुल वॉश आउट रहा है और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता है कि चीजें सुधरेंगी। मान के चलिए अगर नेक्स्ट 2 मंथ तक भी ये लॉकडाउन का सिचुएशन या कोरोना वायरस का रहा, इससे जब आप उभरेंगे तब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, वैसे भी उस समय कंस्ट्रक्शन का काम धीमा पड़ जाता है, साइट विजिट कम हो जाते हैं और फिर थर्ड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर नॉर्मली हमेशा स्लो रहता है। तो लीज देकर आपको सिर्फ लास्ट क्वार्टर जो फेस्टिव सीजन होता है वही एक बचता है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2020 में हम बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद कर सकते हैं। कुछ शहर जो कि काफी अच्छा कर रहे थे अभी तक, जैसे हैदराबाद, हमारा डेटा ये कहता है कि वहां भी बहुत ही मैसिव गिरावट आई है आपका सेल्स के हिसाब से। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल सेल्स 50% गिर गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जी। मुंबई और पुणे में भी अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन 61% और 56% रेस्पेक्टिवली हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये स्लो डाउन ने सारे टीयर 1 सिटी को अपने चपेट में ले लिया है और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम थोड़ा परसिस्ट करेगा। और इसके कहने के 2-3 कारण है मेरे पास। क्योंकि पहली बात आप देखिए डेवलपर्स के कैश फ्लो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्स पे डिपेंडेंट है, जो कि थोड़ा बहुत पिकअप शुरू हुआ था, चाहे अफोर्डेबल सेगमेंट में हो या चाहे बजट सेगमेंट में हो, पर अभी ये सेल बिल्कुल ठप हो गया है। दूसरा क्या है कि इस अनसर्टेनिटी के दौर में कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देने को तैयार नहीं है। उनकी जो भी बातचीत एग्जिस्टिंग पीई या प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात चल रही होगी वो अभी सब कुछ होल्ड पे चला गया होगा बिकॉज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, या फिर इन्वेस्टर्स भी सोच रहे होंगे कि ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट छट जाए तब हम आगे बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोग अब नए टर्म्स से बात करने की कोशिश करेंगे, भाई उस समय का वैल्यूएशन कुछ और था, अब हम कुछ और ये पे बात करेंगे। तो मिला जुला कर डेवलपर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। निरंजन जी, लंबे समय से रियल्टी सेक्टर में बिक्री को लेकर दिक्कतें हैं। हालांकि अभी जो प्रशांत जी ने रिपोर्ट में बताया कि दिक्कतें और बढ़ी हैं, तो फिर लिक्विडिटी की जो कमी थी वो पहले से थी। इन सब के बावजूद उम्मीद की जा रही थी कि 2020 के हालात थोड़े बेहतर हो सकते थे। अब क्या आपको लगता है कि कोरोना एक बड़ी मुसीबत बन के आया है और ये आगे यानी 2020 के रियल एस्टेट के और आगे के रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा ग्रहण बनकर आया है? मुझे तो ये ग्रहण सिर्फ रियलिटी के ऊपर नहीं लग रहा है, पूरे देश के ऊपर लग रहा है, पूरा विश्व के ऊपर लग रहा है। एविएशन देखिए, हॉस्पिटैलिटी देखिए, होटल देखिए, ट्रैवल देखिए, टूरिज्म देखिए, ऑटो सेक्टर देखिए, छोटे मोटे जो ट्रेडर्स हैं वो देखिए, एसएमईज देखिए, हर एक के ऊपर ये छाया हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ रियलिटी के ऊपर नहीं है। रियलिटी को तो एक ज्यादा एक प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन और मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश की बात है। लेकिन हमें पहले लोगों को बचाना है, इसलिए हम रियलिटी के बारे में नहीं बात कर सकते। ये 15 दिन के अंदर मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये कंट्रोल में आ जाए तो पूरा देश फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ इकोनॉमिक पैकेज, जैसे आज एक पैकेज गरीबों के लिए किया और हमारे देश जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उनके लिए जो आज उन्होंने ऐलान किया वो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन मैं समझता हूँ इकोनॉमिक पैकेज भी हमें करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे इस पर?
जी हाँ, अगर आप देखिए तो जॉब लॉसेस जो कि पहले ही जॉब अनसर्टेनिटी थी, हम जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहे थे कंट्री में, और अभी तो आप देखिए एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूर एंड टूरिज्म, हर जगह मंदी छाई हुई है, हर जगह लोग जॉब कट की बात कर रहे हैं, सैलरी कट की बात कर रहे हैं। और आपका जो लोअर तबका था और वैसा टारगेट सेगमेंट जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग खरीद रहा था, एसएमईज, एमएमएसई, वो लोग भी अभी गवर्नमेंट एड पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो जहां आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल है, आप उस समय अपने सारे डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम कर देंगे, चाहे वो मकान खरीदने का हो, चाहे वो महंगी गाड़ी खरीदने का हो, ये सारे चीज आपके होल्ड पे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये अभी काफी कठिन दौर है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और आप सही बोल रहे हो कि पता नहीं कहीं का ग्रहण लगा हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर पे। बिल्कुल। नयन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार से आप लोगों ने किसी तरह की मदद की पेशकश की है, मजदूरों के लिए किसी तरह की मदद की पेशकश की है, और क्या कुछ आश्वासन दिया है महाराष्ट्र सरकार ने? हाँ, हमने तो उद्धव ठाकरे सरकार के पास ये प्रस्ताव रखा है कि हमारे जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, आप उनके जो लेबर सेस का जो फंड था उसमें से आप पेमेंट रिलीज करिए उनको। तो ये प्रस्ताव तो ऑलरेडी हमने रखा है उनके सामने। जी, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने आपको किसी तरह का कोई सटीक जवाब दिया है? सरकार ने कहा है कि यस, वी विल रिलीज 1,000 रुपीज पर वर्कर, इसको सुनिश्चित कैसे करेंगे कि किन लेबरों को मदद मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी? बट जो ये जैसे आपने कहा कि उसमें क्लैरिटी नहीं है कि किसको मिलेगी, कितने मिलेंगे, कैसे वो लोग वो लेंगे, सो वो सब क्लैरिटी अब तक हुई नहीं है। ठीक है, तो क्या हम ये मान लें कि जब तक सरकार की ओर से कोई निश्चित मदद लेबरों के लिए नहीं आती है, कोई निश्चित प्लान नहीं बनता है, तब तक के लिए क्रेडाई, एमसीएचआई उन लेबर्स की देखभाल करेगी, ध्यान रखेगी उनका? यस, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। यस, बिल्कुल। तो ताजा हालातों को देखते हुए दो तस्वीरें सामने बनकर आ रही हैं। पहली तस्वीर है कि रियल एस्टेट समेत देश भर में तमाम सेक्टर पर एक खतरा मंडरा रहा है, जान और रोजगार की चिंता है, रोजी रोटी की किल्लत से परिवारों के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल जाते मजदूर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो है कि सरकार, आरबीआई और डेवलपर्स की संस्थाएं लोगों को मदद देने की कोशिश कर रही हैं, मजदूरों को मदद देने की कोशिश कर रही हैं, कर्मचारियों को मदद देने की कोशिश कर रही हैं। तो जितनी बड़ी मुश्किलें हैं, हौसला भी उतना ही बड़ा है। उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना का संकट टलेगा और रियल एस्टेट मार्केट ही नहीं, देश भर का जो आर्थिक हालात जिस तरह के नजर आ रहे हैं वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, और आम जिंदगी आसान होगी, सरल होगी और पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगी। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले शो में हम हाजिर होंगे प्रॉपर्टी जगत की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।